हम लोगों ने पिछला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना है अल्टरनेटिंग करंट, वो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट शॉर्टकट में इसको हम लोग एसी बुला देंगे, ठीक है। तो क्या है, पीछे का ही पढ़ाई है या इंडक्शन का ही पढ़ाई है, नया कुछ बातें जो करना है, अदरवाइज जो बेसिक है वो पीछे से ही है। तो मैं आपको एक जनरल पीछे का ही चीज़ उठा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक ये लूप है, सर्कुलर लूप हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड, क्रॉस फील्ड है यहाँ पर हर जगह, ठीक। और आप इस लूप को ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो और इसका हम रजिस्टर, इसका रेडियस ले लिए हैं रेडियस ए ले लिए है, और जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस हम आर ले लिए, ठीक बा। तो इसमें करंट निकालना चाहते हैं इंडक्शन को, ये फ्लक्स चेंज होगा ना, मोशनल ईएमएफ होगा, इसके अंदर बी टाइम के साथ कांस्टेंट है और रोटेशन हो रहा है, तो इसमें डेवलप होगा ही ईएमएफ। तो हम इसको करंट निकालना चाहते हैं, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा, तो ईएमएफ हो जाएगा d∅dt, d∅dt। और d∅dt को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए जब हमारा ये जो लूप है तो समय के साथ तो घूम रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट टाइम के साथ, ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा घूम गया होगा, ऐसा घूम रहा है। तो जनरल थीटा पर हम फ्लक्स लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, B.S, यानी क्या हो गया, BA cos थीटा डॉट प्रोडक्ट BA cos थीटा, दैट इज आई कैन राइट, ये BA बाहर EMF जो होगा निकाल सकते हैं, BA, हमने माइनस नहीं लिखा, बार फिर से एक बार, डायरेक्शन आप जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं, हमने बस उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो जाएगा dd ऑफ cos थीटा। आप थीटा को चाहो तो क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी, कैसे, ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो थीटा इक्वल ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, BA, माइनस हटा दिया, फिर यहाँ माइनस साइन थीटा है, माइनस नहीं लिख रहे, आप समझ रहे होंगे शायद, माइनस नहीं लिख रहे, तो BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस से किसी को दिक्कत हो रहा हो तो अपना माइनस लिखते चले सब जगह, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, बिकॉज जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया है कि माइनस लेंज लॉ से है, वो बताता है कि करंट किस दिशा में चलेगी। तो अगर आपको करंट पहले से पता है कि किस दिशा में चलेगी, तो गो फॉर द मैग्नीट्यूड एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग लेंज लॉ, डोंट नीड। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ मॉड लिखना चालू, हमेशा मॉड लिख लेता हूँ भाई, सारा मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ये ईएमएफ हुआ इसके अंदर, तो करंट कितना फ्लो होगा, E/R करंट हो जाएगा, तो हो जाएगा BA ओमेगा अपान R साइन ओमेगा टी, ठीक है। इतना करंट इसमें बहेगा। अब इस करंट को ऑब्जर्व कीजिए, चलो ऐसा लिख लेता हूँ करंट को मैं, I = I0 साइन ओमेगा टी। ये करंट बहा, I0, जहाँ I0 कितना हो गया, BA ओमेगा अपान R, BA ओमेगा अपान R, ये करंट फ्लो होगा। ये पीक करंट, मैक्सिमम करंट हो गया, और ऐसे करंट बहेगा। अब मैं आपसे चाहूँ एक बात आप करना, आप ज़्यादा सोचो, मान लो वाला कि किसी रजिस्टर में ये करंट I फ्लो हो रही है, ये कंडीशन में I फ्लो हो रही है, तो ज़रा सा इस पर सोचो कि जो करंट फ्लो हो रही है, तो जो चार्ज है वो कैसे फ्लो हो रहा होगा, चार्ज का क्या हालत होगा। तो
कहता ही है कि आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कुछ देर के लिए ये आई पॉजिटिव रहेगा और फिर कुछ जब ओमेगा टी पाई से आगे बढ़ेगा तो फिर ये नेगेटिव, मतलब फिर करंट इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, जैसे कि SHM होता था, x = a साइन ओमेगा टी। जो चार्ज का चल जाना आना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ऐसे जाना वापस आना, ये ऑसिलेशन चल हो गया। एक बार राइट जाएगा, एक बार लेफ्ट जाएगा, और अल्टरनेटली इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, नहीं। और यही ड्रिफ्ट करंट था, जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते थे, उसको जो इसके जस्ट पहले जितना भी हम पढ़ाई किए हैं, जहाँ पर सेल यूज करते थे, तो वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो चलते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्लो होती थी, याद है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन वो फिर वापस नहीं आते थे, वो आगे ही बढ़ते रहते थे, इसीलिए तो उनका नाम था ड्रिफ्ट। आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोग ये बात वहाँ बताए थे, फिर से बोल रहे हैं, क्लास 11th में हम लोग जब रिवर बोट का प्रॉब्लम पढ़ते हैं, रिवर स्विमर का प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो वहाँ ड्रिफ्ट टर्म यूज करते हैं। तो ड्रिफ्ट में क्या है कि क्या होता था कि कोई चीज़ तैर था नदी में, नदी के बहाव के अलावा वो डिस्प्लेस होते चलता था, बट वापस नहीं आता था नदी में उल्टा। सो उसी तरीके से ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वैसे धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए इसको ड्रिफ्ट नाम, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया गया है। तो जिसमें ड्रिफ्टिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही दिशा में चलते रह जाते हैं, वैसे करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, समझे बात। और जहाँ पर इस तरह का हो, जो आगे भी जाए फिर वापस भी आए, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट, एसी करंट। डीसी क्या था, ड्रिफ्टिंग, हालांकि उसको डायरेक्ट करते हैं, बट उसमें एक ही दिशा में बहते, वापस चार्ज ना वापस आए, तो उसको हम डीसी कर, जो हम एक सेल से जोड़ते हैं, सेल जोड़ने से ऐसी करंट बहती है ना। लेकिन ये जो है अल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि फ्लक्चुएशन है, आगे जाना पीछे जाना, और अल्टरनेटली द चार्ज विल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो इसमें एक बात और है, ये साइन ओमेगा टी बालक डायरेक्शन ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है ना, I0 0 -I0 0 +I0, मैग्नीट्यूड भी अल्टरनेटिव बदल रहा हो, डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड बदलना शर्त नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, बस अल्टरनेटली डायरेक्शन चेंज, फ्लो ऑफ डायरेक्शन फ्लो का अगर अल्टरनेटली चेंज हो रहा है तो उसी को हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा तो करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत, दैट इज नॉट एन इशू। सो लेट अस राइट, आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, अब इसके नीचे लिख रहे हैं, लिखा जाए अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग। इफ ए करंट changes its direction, if a current changes its direction alternately, if a current changes its direction alternately during its flow, then such a current is known as alternating current. Then such a current is known as alternating current. ठीक है, नीचे लिख देंगे, वो डेफिनेशन से नीचे लिख देंगे, द मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट वैरी, the magnitude may or may not vary. मैग्नीट्यूड का अल्टरनेटली बदलना शर्त नहीं है, डायरेक्शन का जरूरी है, may not vary, ठीक है। एक लाइन और लिख दीजिए नीचे कि a voltage source which can generate an alternating current
an alternating current is known as alternating voltage source, is known as alternating voltage source, alternating voltage source, and is represented as ऐसा, ये साइन वेव टाइप एक बना दिया था अंदर में ऐसे। जब डीसी सोर्स कैसा सेल, जैसे वाला की सेल बनाते थे ना, ये हुआ कौन, डीसी सोर्स हो गया, ये हो गया एसी सोर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स भी लिखेगा तो कोई बात नहीं। तो जहां पहले हम लोग ऐसा सेल बैटरी बनाया करते थे, उसकी जगह ऐसे बनाया करेंगे, ठीक है, ओके। अब ऐसे सोर्स कैसे होते, तो आपके सामने एग्जांपल है। किसी वैसा लूप को किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में घुमाई ओमेगा से, तो आपको ऐसा सोर्स मिल जाएगा, ऐसा वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा जो इस तरह करंट बहा सकता है। यही सब चीज़ें जनरेटर के अंदर होती हैं। जनरेटर आप जो डीजल इंजन के साथ जुड़ा रहता है, वो उसमें वही काम होता है। जो उसका डीजल इंजन है वो ये घुमाने का काम करता है, डीजल इंजन रोटेशन का काम करता है लूप को। वो उसमें एक कॉइल होती है जो कभी आर्मेचर कहा जाता है, कॉइल होती है बड़ी सी, और वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लगे रहते हैं, उसके बीच में वो कॉइल ऐसा घुमा करती है, ठीक है। तो वहीं से करंट, इसलिए जो जनरेटर होते हैं उनसे जो करंट पैदा होती है वो एसी होती है, ठीक है। जनरेटर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना भी है, तो लास्ट में पढ़ेंगे। अब डिफिनीशन जानेंगे कि हम कैसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। लेकिन हमने अभी यहाँ कहा कि जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो पीरियोडिकली, अल्टरनेटली, वो डायरेक्शन होना जरूरी है। तो मुझे ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल बताने चाहिए आपको जहाँ पे मैग्नीट्यूड ना वेरी कर रहा हो और वो भी एसी हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताना चाहिए। इसलिए हम लिख रहे हैं some examples of alternating AC, शॉर्टकट लिखिए, some examples of AC। कुछ नोन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं वो लिख रहे हैं। कल को कुछ भी इस तरह का आता है तो आप तैयार रहिए, उसके मेथड्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो सब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, तो यही बना लिया जो अभी हम बनाए थे। बल्कि हम एक काम करते हैं, ग्राफ के थ्रू बना देते हैं, जो आईटी ग्राफ बना देते हैं। जैसे अभी आई नॉट साइन ओमेगा टी था, इस तरह का जो था अभी एक अल्टरनेटिंग का जो भी हम लोग पढ़े, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं ऐसा, एक कांस्टेंट वाला बना दें आपके लिए, कांस्टेंट फिर है, फिर कांस्टेंट, ये आई नॉट है, आई टी ग्राफ है, इधर माइनस आई नॉट है, देख रहे हैं। पहले आई नॉट था, फिर माइनस आई नॉट था, फिर प्लस आई नॉट, मतलब पहले आई नॉट इधर गया, आई नॉट इधर गया, आई नॉट इधर गया। तो अल्टरनेटिव डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो जब बहा तो आई नॉट ही बहा, बट सिंस डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए इसे एसी हुआ है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इस तरह का, इस तरह का एग्जांपल, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब बदल रहा है, लेकिन साइन होना कोई जरूरी नहीं, जानबूझ के बनाया था कि पता चले इसमें जरूरी नहीं कि साइन हो, ऐसा भी हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो तो भी ऐसी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम और बना सकते हैं, आप भी कई चीज़ बना सकते हैं। ऐसे मैंने ये दिखाने की कोशिश किया कि अल्टरनेटिंग करंट जरूरी नहीं है कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि सर ये तो समझ में आ गया कि ऐसा
लूप को रोटेट करने से ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप? तो आपको याद होगा हम लोग एक या अभी हम आपको बना दें, जैसे मान लीजिए ये करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि मान लीजिए इधर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड हो, समझ बात, और आपके पास एक लूप हो, ऐसा लूप हो, बस इसको आप अंदर बाहर कीजिए, ऐसा ऐसे 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 करिए, तो क्या होगा? अंदर आएगा तो कैसे करंट बहेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी करिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब अंदर आएगा तो क्या होगा? बीवीएल इसमें ईएमएफ हो जाएगा और बीवीएल बाई आर करंट हो जाएगी। तो बीवीएल बाई भी कांस्टेंट अपना है, बीवीएल बाई आर कांस्टेंट करंट हो गया, लेकिन कैसे? अंदर है, फील्ड अंदर क्रॉस है तो अंदर फ्लक्स होगा अलग ना, तो लेंज लॉ के हिसाब से करंट बाहर फील्ड बाहर बनना चाहिए, तो ऐसा करंट बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा, ऐसा करंट बहेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा ऐसा। दूसरा, जब अंदर आ रहा है, ये अंदर, बाहर जाएगा तो क्या होगा? फिर फ्लक्स घटेगा तो अंदर बहेगा, तो एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, दूसरे बार क्लॉकवाइज बहेगा, तो ये डायरेक्शन अपना क्या करेगा? चेंज करेगा। सो ये जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे बहुत तरीके हो सकते हैं, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, बट ये पॉसिबिलिटी जो कह रहे हैं, तो कई तरीके पॉसिबिलिटी जो बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिए, तरीका पढ़ लिया। हम लोग को पढ़ना क्या है अब जरा पहले अल्टरनेटिंग करंट नाम नया था इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम लोग ये जानने का आखिर इस चैप्टर में नया क्या पढ़ना है, ये भी तो करंट ही है, नया क्या पढ़ना है। तो प्रोडक्शन नहीं पढ़, प्रोडक्शन पढ़ लिया, ये तो वही है, ये हमें सही निकलना है, इसमें प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं, करंट वैसे आसानी से बन जाएगी। रहा बात की तो और क्या पढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप रजिस्टर जोड़ोगे, तो किसी रजिस्टर को किसी एसी सोर्स के क्रॉस जोड़ दोगे, तो रजिस्टर में एक बार राइट करंट लेफ्ट करंट जाएगी, तो नेट चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा? अगर एक साइकिल की बात कीजिए, तो जितना चार्ज राइट गया उतना चार्ज लेफ्ट गया, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल कर जाएगा, टोटल चार्ज फ्लो जीरो हो जाएगा। लेकिन हीट लॉस तो होगा। आप रजिस्टर में लेफ्ट से राइट जाइए, चाहे राइट से लेफ्ट आइए, हीट लॉस तो हमेशा ही होगा, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हीट लॉस तो होगा ही। ओके, तो इसका मतलब समझ में आया कि अगर रजिस्टर जोड़ेंगे तो हीट लॉस निकालना पड़ सकता है, और वो भी आई वेरी कर रहा है, आई वेरी कर रहा है तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये एक बात है। फिर सोचेंगे हमने तो तीन चीज़ें पढ़ी हैं, रजिस्टर पढ़ा है, कैपेसिटर पढ़ा है और इंडक्टर पढ़ा है, तो कैपेसिटर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इंडक्टर जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे चार्ज वेरी करेगा, है ना, उसमें कैसे एनर्जी वेरी करेगी एल में, इंडक्टर में। तो ये बात समझना कि मतलब हमको शायद आप ये पढ़ना है कि अलग अलग टाइप का जो सर्किट का जो वो एलिमेंट्स होते हैं, उसके उनको अगर एसी सोर्स के क्रॉस जोड़ें तो उनमें कैसे कैसे करंट बहेगा, हमको शायद ये पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये पढ़ेंगे तो उसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर हुआ, हीट कितना लॉस, ये सब पढ़ना पड़ेगा, यही सब मेन चीज़ पढ़ना हम लोग को, है ना। तो सेम चीज़ यही चीज़ हमको एल सी आर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रजिस्टर, इन्हीं में अगर एसी सोर्स जोड़ दें इनके, तो इनके अंदर कैसा वेरिएशन होगा, इसी की पढ़ाई हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको यहाँ पर एक कुछ मैथमेटिक्स का कुछ टूल्स बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरत है इस चैप्टर में, पहले वो मैं कर लूँ तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ मैथ का बात है वो सीख लीजिए, फिर हम चैप्टर पे आते हैं। हम जानबूझ के यहाँ पर हम मैथ्स वर्ड लिख रहे हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं कि जो पढ़ने जा रहे हैं ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, मैथमेटिकल कुछ तरीके हैं जानना चाहिए। क्या क्या मैथ्स में क्या, पहला बात पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ ए फंक्शन। हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन दिया है जो वेरिएबल है, उसका हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं।
करेंगे। जैसे आप डिस्क्रीट संख्याओं का एवरेज तो निकालना जानते हैं कि सब का सम का बाई n कर दिया, बट अगर कोई वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे? तो मैथ कहता है कि if y is fx is a function then average of y is written like this। पहले तो ये लिखने का तरीका है मैथ में, ऐसे लिखने में बताओ एवरेज ऑफ y इक्वल होता है क्या, इंटीग्रल fx dx y dx a से b अपान b माइनस a। अभी क्या है कैसे समझ लीजिए, ये हम लोग को जरूरत है, हमको दो चीज जरूरत है समझना है। और तो ये क्या चीज है भाई, y को जैसे y को fx है, मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन हुआ y एक ग्राफ बनाया मैंने, तो y इसे वेरी कर रहा है लगातार, तो आप हमसे y का एवरेज पूछोगे तो इंटरवल बताओगे ना कि सर यहाँ से यहाँ के बीच में एवरेज बताइए, बिकॉज ये लगातार बदलते चले जा रहा है। तो मुझे बताइए कि सर इससे इसके बीच में बताइए। जैसे आप मान लीजिए मेरे से पूछे हैं कि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में y का एवरेज बताइए, y लगातार बदल रहा है, तो क्या करेंगे? तो मैथ का तरीका ये है चीज है। क्या मैथ कैसे बनाया देखिए, मैथ कहता है ये काम कीजिए, आप जहां से जहां पूछे हैं ये पूरा पहले एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। तो पहले एरिया y dx निकल गया a से b। फिर कहता है मैथ कि काम कीजिए, आप पूछ क्या रहे हैं, y का एवरेज पूछ रहे हैं, मतलब जो ये वर्टिकल है y इसके एवरेज पूछ रहे हैं आप। तो मैथ क्या करता है कि इतने एरिया का वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, सुन रहे हैं सब, रेक्टेंगल ड्रॉ करता है जिसका जो ये लेंथ है या ब्रिड्थ जो कह लीजिए, वो जो जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। ये लंबाई जो था पहले वो इतना ही होना चाहिए, x तो उतने लेना है x, बट y देख रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं, y कांस्टेंट ले रहे हैं, y इस अगर ये जितनी चौड़ाई a से b उतनी चौड़ाई यहाँ भी ली है हमने, बट ये थिकनेस क्या लिए, हाइट क्या लिए, कांस्टेंट लिए। कहता है वो कि यही तो y है इसका। कहता है कि अगर ये रेक्टेंगल के एरिया और इस शेडेड पोर्शन के एरिया बराबर हो जाए तो इसके एरिया को हम लिख सकते हैं y इंटू कितना, b माइनस ए, y कांस्टेंट होगा। इसका अगर हम एरिया लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, y इंटू बी माइनस ए, y क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर हम इस एरिया की जगह पे क्या लिख दें, y इंटू बी माइनस ए अपान बी माइनस ए कर दें तो y कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, एंड दैट विल बी योर क्या, एवरेज वैल्यू। सो दिस इज द टेक्निक यूज्ड बाय मैथमेटिशियंस टू फाइंड एवरेज ऑफ एनी कर्व। आप भी ऐसे ऐसे करोगे, कोई फंक्शन दिया रहेगा उसके एवरेज पूछेगा तो ऐसे करोगे, ठीक है। हाँ एक बात और लेकिन सुन लो, अगर बालक ये तो मान लो कर्व है या जो है, अगर ये लीनियर कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, तो इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ लीनियरली बदल रहा है तो ये वैसे ही सेम चीज है, लीनियर बदल रहा है तो आप चाहें तो सिंपल इनिशियल y प्लस फाइनल y बाई 2 कर सकते हैं, तो वो सेम चीज आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। सुन रहे बात? फिर आपको ये इंटीग्रेशन बेमतलब का नहीं करना, आप सीधा लिख सकते हैं। नोट कर उस बात को भी नीचे नोट कर लीजिए कि if a quantity is varying linearly, if a quantity is varying linearly, then its average can be easily found. Then its average can be easily found using average can be easily found क्या लिखा है अभी तक आप लोग, if a function is varying linearly then its average can be easily found using the relation
रिलेशन एफ एवरेज, उस फंक्शन का एवरेज इक्वल टू एफ आई प्लस एफ एफ अपॉन 2, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ऐसा जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा, तो एक तो पढ़ा जाता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 भी कर सकते हैं, सेम चीज आएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वाई वी लीनियरली बदलता है, v इक्वल u प्लस ए टी पावर 1। तो वेलोसिटी लीनियर बदलना चालू हुआ किसी मोशन में, अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने की, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, आप u प्लस v बाई 2 कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, और दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग, हाउ टू फाइंड, सेकेंड पॉइंट, हाउ टू फाइंड RMS of a function। हाउ टू फाइंड RMS ऑफ ए फंक्शन। ये फिजिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बात आपके दिमाग में अलग कर दिया कि अगर आपको RMS निकालने को आया या आप RMS नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिजिक्स को दोष नहीं देना है, मैथ को दोष देना है। और मैथ में ही पढ़ा रहा हूँ आपको, सर जो पढ़ाएंगे पहले आप सीख लीजिए इसको। तो RMS निकालना है तो क्या, RMS का मतलब क्या होता है भाई, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो भी वैल्यू हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली दिस इज क्या है, दिस इज रूट ऑफ, दिस इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। कोई फंक्शन हो या कोई क्वांटिटी हो तो उसका RMS मतलब होता है उसके स्क्वायर को, स्क्वायर का मीन लीजिए, उस मीन का रूट लीजिए, तब उसका क्या बनेगा, वो RMS बनेगा। फिजिक्स में RMS कई जगह यूज होता है, यहाँ पर क्या यूज होगा हम लोग देखेंगे। आप अगर गैसेस स्टेट पढ़े हैं केमिस्ट्री में, या फिर फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे तो VRMS पढ़ते थे, √3 RT/m आपको याद होगा। तो RMS पढ़ने का फायदा था, इन पार्टिकल के ट्रांसलेशन और काइनेटिक दिखना आसान हो जाता था। वैसे यहाँ भी कुछ ऐसी बात आने वाली है तो तब देखा जाएगा, बट हमको पहले निकालना तो आए। जैसे बालक, अब हम मान लो इस y को fx फंक्शन का RMS निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो हम जो नीचे लिखे थे, क्या लिखे थे, पहले इस y का हमको स्क्वायर करना है, उस स्क्वायर का मीन निकालना, मतलब एवरेज निकालना है, फिर एवरेज का रूट ले लेना है। तो मैं काम करता हूँ, पहले लिखता हूँ मैं MS, YMS का मतलब बताओ, y के स्क्वायर का मीन स्क्वायर, मीन ऑफ क्या, स्क्वायर, तो मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर। तो फिर तो वैसे जैसे निकालेंगे। अभी fx का स्क्वायर कर लेंगे, fx जो होगा हमारा उसका अब स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर dx करेंगे। fx dx था तो y fx का एवरेज था, अभी fx स्क्वायर का एवरेज हो गया। कहाँ से कहाँ, a से b अपॉन b माइनस a। ये क्या निकल गया, स्क्वायर का मीन आ गया। तो RMS कितना हो जाएगा, सो y RMS इक्वल टू रूट ओवर YMS इक्वल टू रूट ओवर क्या रूट ओवर इंटीग्रल fx का स्क्वायर dx
अपान ए से बी अपान जो निकाले थे अभी, इसी का क्या रूट। ये हमारा रूट हुआ और ये वैल्यू आरएमएस आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन का आरएमएस निकाल सकते हैं। एक कोई मैथ का एग्जांपल कर लेते हैं, आप फिर आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स में आते हैं। लिखा जाए फाइंड y एवरेज एंड y आरएमएस। फाइंड y एवरेज एंड y आरएमएस, y average and y RMS for the function y equal to 2x square 3x square, y equal to 3x square from x equal to 0 to x equal to 2. Find the average and RMS value of y for the function y equal to 3x square from x equal to 0 to x equal to 2. सब लोग का जब जिस तरह से जैसे मैंने सिखाया मेथड, उसकी सहायता से आप इसका आंसर करके बताइए। उम्मीद है आप करके ही हमारा आंसर चेक देख रहे होंगे। मैं पहले y का एवरेज निकालता हूँ। तो सिखाया गया कि y dx 0 से 2 upon 2 minus 0, so it is 3x square dx 0 से 2 upon 2 is equal to 3x cube by 3 0 से 2 upon 2, so this is कितना 8 है, एवरेज आ गया। अब आरएमएस निकालने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग एमएस निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर्स। तो कितना हुआ लग, इंटीग्रल 0 से 2 y स्क्वायर dx अपॉन 2 माइनस 0, स्क्वायर का मीन निकालने जा रहे हैं। यानी कितना हो गया 1/2 ऑफ 9x पावर कितना 4, नहीं इसका स्क्वायर कर लिए 9x का पावर 4 dx 0 से 2, ये कितना हो जाएगा 9/2 x पावर 5/5 0 से 2। ये वैल्यू हो गया कितना 9/10 और 2 to the power 5, 2 to the power 5 कितना हो जाएगा 32 हुआ ना, 32 हो जाएगा। तो ये हो गया 32। तो कितना वैल्यू आ गया इसका, ये वैल्यू हो गई। और हम चाहें तो ये 69 इंटू 16 अपन 5 लिख सकते हैं। ये आ गया इसका एमएस। सो वाई आर एम एस इक्वल टू द रूट ऑफ वाई एम एस, द रूट ऑफ 9 इंटू 16 बाई 5, दैट इज 3/4, दैट इज 12 अपॉन रूट 5, 12 अपॉन रूट 5। तो ये तरीका हुआ किसी फंक्शन का हम आरएमएस और एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए वापस अपने सब्जेक्ट में आते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि आखिर हम पढ़े क्यों, कहाँ यूज होगा। ओके
तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखिए सब लोग, मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर R है, उसमें ये I करंट बह रही है और I आपकी यही करंट है साइन ओमेगा टी, मतलब AC करंट है। अच्छा, AC करंट बोलेंगे तो आप गलत मत समझ लीजिएगा। AC करंट मतलब मिसनॉमर है। ऐसे AC करंट तो बड़ा अजीब बात है। AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो ये मिसनॉमर है और ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। AC करंट कहा जाता है। ये ऐसा नहीं कि हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहें तो अच्छी बात है, बट AC करंट, AC वोल्टेज कोई कहता तो कोई गलत नहीं है, ये मिसनॉमर है और यूज होता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। अब ये करंट इसमें बह रही है मान लीजिए, है ना। अब आप चाहते हो इसमें क्या होगा, रजिस्टर में क्या होगा, करंट बहेगा तो क्या होगा, करंट बहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, हीट लॉस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ना, I इंटू आर हो जाएगा। आई आर मतलब इन आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओम्स लगा के, यहाँ ओम्स लगा सकते हैं कि नहीं, अल्टरनेटिंग करंट है तो ओम्स लगा सकते हैं कि नहीं। करंट से मतलब नहीं है, ओम्स लॉ करंट के नहीं कंडक्टर के लगता है। तो ये कंडक्टर है तो ओम्स लॉ लगे, चाहे कोई करंट बहा लो तो रजिस्टर इज ए कंडक्टर, इसलिए ओम्स लॉ लगेगा। आई को बोलेंगे हम, कंडक्टर बहेगा इसमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आगे वाला का यार, हीट लॉस I स्क्वायर आर टी करना पड़ेगा, लेकिन ये टी क्या है, वेरिएबल है। तो रजिस्टर जानते हैं आप, एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग है, इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग है। तो अब इसमें हीट लॉस पूछे, माने हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी रजिस्टर में करंट बहेगा तो हमसे कोई क्या पूछेगा, वो हम निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल पूछोगे IR बोल देंगे, एनर्जी पूछोगे तो निकाल रहे हैं। अब वही बात, एनर्जी पूछोगे ही, पावर पूछोगे तो कर देंगे I स्क्वायर आर कर देंगे, बट वो पावर क्या है, कांस्टेंट नहीं है। मैं कहूँ 1 घंटे में बताओ तो I स्क्वायर आर इंटू 1 घंटा 1 आवर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते बालक, बिकॉज 1 घंटे में कितना वैरी कर रहा है। तो I स्क्वायर आर dt इंटीग्रेट करना होगा 0 से 1 आवर तक, तरह वो करते हैं। तो हमसे जैसे बताना, हम लोग को बताना हीट लॉस इन 1 टाइम पीरियड t मतलब कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, समझते हैं इस बात को। एक टाइम पीरियड में निकालते हैं हीट लॉस, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो तो क्या होगा, H इक्वल टू होगा इंटीग्रल I स्क्वेयर आर टी टी 0 से t, चुपचाप इंटीग्रेशन किया जाए तो हो गया I नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू आर डी टी 0 से t इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया जाए, I नॉट स्क्वेयर आर बाहर कर दिए, I नॉट स्क्वेयर आर बाहर कर दिए, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, सही लिखा हो ना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे लिख सकते हैं, इतना इंटू डी टी 0 से t। और आगे बढ़ाते हैं इसको, बालक 2 बाहर, I नॉट स्क्वेयर आर बाई 2 बाहर निकाल लिए। अब अंदर का इंटीग्रेशन चालू किए, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। सही किया मैंने। और कहाँ 0 से कहाँ तक, t तक। लेट अस पुट द लिमिट्स, I नॉट स्क्वेयर आर बाई 2 t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस t 0 पर 0 और साइन 0 0, इसलिए आगे दोनों 0 हो गया और छोड़ दिए, इक्वल टू I नॉट स्क्वेयर आर बाई 2 t, और ये भी 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, 2 ओमेगा टी 0 आएगा अलग, 2 ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी, दैट इज 4 पाई, साइन 4 पाई 0,
सो इट इज आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ठीक बात। जो हीट लॉस हुआ वाया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ठीक है, चलो मैं इसको रिजल्ट को 1 लिख के छोड़ दे रहा हूं। ठीक बात, ये हीट लॉस आ गया। अब मैं इस करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना चाहता हूं। देखता हूं कितना आता है करंट का आरएमएस वैल्यू। तो आई एम एस निकाल लेते हैं, आरएमएस लास्ट में रूट लगा दिया जाएगा। तो आई एम एस, तो कितना, क्या करें, स्क्वायर का हम मीन ले लें, जैसे अभी सिखाया था ना एवरेज लेना। तो इसका स्क्वायर का हम लोग मीन लिया जाए। तो बोलो क्या होगा वाला, कितने देर तक, तो एक टाइम पीरियड का। इसका हम इस करंट का एक टाइम पीरियड का आरएमएस निकालने जा रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए आरएमएस निकालने जा रहे हैं। कितने का, एक टाइम पीरियड का। चलो 0 से t या 1/t-0 आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। तो फिर वही यहाँ से स्टार्ट हुआ कहानी सब, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। ये यहाँ से देखो यही सब चीज बनेगा ऐसा करते करते। तो कितना साइन स्क्वायर ओमेगा टी था ना इंटीग्रेशन, ये उसकी जगह क्या लिखे थे हम लोग, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी 0 से t। ठीक है, ओके। तो इसको और इंडिकेट करते कितना बनेगा, इसको इंडिकेट फाइनल निकाला जाए, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अगेन t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। याद है ना बात, अभी तो किए थे ऐसा हम लोग। आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, ये सब ये बात है। टी से टी कट गया तो हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। सो बोलिए, सो आई आर एम एस इक्वल कितना हो गया, इसका रूट ओवर कितना, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, देन हो गया आई नॉट बाई √2। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू कितना आ गया, आई नॉट बाई √2। ओके, ये रिजल्ट मेरा 2 नंबर हुआ। अब समझिए, अब मैं क्या कहना है उसको देखिए। जो हीट लॉस था बालक, जो हीट लॉस अपनाया था, क्या मैं इस हीट लॉस को लिखा, सो हीट लॉस को मैं हीट लॉस इन 1 टाइम पीरियड, हीट लॉस इन 1 टाइम पीरियड को मैं क्या ऐसा लिख दूं कि H इक्वल टू आई नॉट बाई √2 का स्क्वायर RT। कोई कष्ट है आप, कुछ नहीं किया, मैंने इस रिजल्ट को एडजस्ट किया है। आई नॉट स्क्वायर बाई 2 है ना मेरा RT, एंड आई कैन राइट दिस एज आई RMS का स्क्वायर RT, आई RMS का स्क्वायर RT। अब हम लोग थोड़ा रुक के बात करेंगे यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, सब क्यों कर रहे हैं। सर आपके लिए मैंने प्रूफ किया कि अगर ये करंट किसी रजिस्टर में एक टाइम पीरियड इंटरवल पर बहती है तो उसका हीट लॉस इंटीग्रेट करके जेन्युइन तरीके से इतना आता है, जो कि इसके बराबर है, आई स्क्वायर RT के बराबर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस रजिस्टर में अगर एक डीसी करंट जिसकी वैल्यू होती आई RMS के बराबर,
अगर वो बहती है तो इसमें आप एक टाइम इंटरवल में कितना हीट लॉस लिखते हैं? तो आपका आई स्क्वायर आर टी, डीसी करंट कांस्टेंट करने वाला, तो अगर करंट कांस्टेंट है तो हीट लॉस कितना लिखते हैं? आई स्क्वायर आर टी हो जाता। वो चीज यहाँ आया है ना, इसका मतलब हुआ कि अगर हम उस रजिस्टर में हीट लॉस निकालना है एक टाइम इंटरवल में, तो हम बार बार इंटीग्रेशन से बचेंगे यदि हम ये जान जाएं कि हमको आरएमएस वैल्यू पता अगर हो, आरएमएस वैल्यू अगर हमको पता है, तो हम टी टाइम इंटरवल के लिए, एक टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट करंट बहता हुआ मान ले। होता नहीं, मेरे मानने से नहीं हो जाएगा, करंट लगातार वेरी कर रही है। बट टू फाइंड द हीट लॉस वी कैन एज्यूम द ए कांस्टेंट करंट flowing through the wire equal to कितना? IRMS, then the total heat loss will be equal to क्या? IRMS RT, I square RT। मतलब आप उतने देर के लिए कांस्टेंट करंट मान के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप इस इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। इतनी बात पढ़ाई गई है। शायद बात ये पढ़ाया गया कि आपको आरएमएस निकालना आ गया तो आप हीट लॉस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने से बच सकते हैं कि भाई हम सीधे आंसर लिख दे रहे। तो ये ट्रिक सिखाया गया ना बालक आपको, जेन्युइन तरीका भी करा दिया, बट ये ट्रिक लिखा गया कि आज से जब भी कोई एसी करंट इस तरह की साइन ओमेगा टी बहे तो आप इस तरह की नहीं, जो भी करंट बहे बस उसका आरएमएस आपको आना चाहिए। साइन, ये सभी का आरएमएस इतना नहीं हुआ, ये साइन का आरएमएस हुआ, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग आरएमएस होगा। तो यदि हम आरएमएस निकालना जान गए, जो कि आपको मैथ में सिखाया मैंने, तो शायद आप इंटीग्रेशन से बच सकते हैं, सीधे आंसर लिख सकते हैं। एक तो आईआरएमएस का ये एडवांटेज है, इसलिए आपको आईआरएमएस मेथड सिखाया गया और ये प्रूफ करा आपको यहाँ लाया गया। एक बात हो, अभी एक दूसरा बात सुनिए, जितने सारे एसी रीडिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एसी सर्किट में यूज होते हैं, एसी को नापते हैं, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स आरएमएस ही नापते हैं। वो करंट जो है उसकी आरएमएस वैल्यू नापते हैं। जैसे कोई रजिस्टर, जैसे सोचो जो अपना पहले का एमीटर होता था तो उसमें तो गैलोमीटर से बना था, कॉइल से याद होगा। तो अगर एक दिशा में गया करंट इधर झुकता था, इधर से इधर झुकता था, ये तो ऐसे से चलेगा, तो कितना वो झुके, इसलिए ऑलमोस्ट वहीं रह जाता है। सो वो जो एमीटर थे जो डीसी में होते थे वो एसी में काम नहीं करेंगे, तो फिर ये एक दिक्कत है। इसीलिए जितने एसी को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उनको कहा जाता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली वो लोग हीट लॉस को नापते हैं कि इफेक्टिव करंट का, इसीलिए वो लोग कहते हैं इफेक्टिव करंट नापा है, और इसी आईआरएमएस को ही वो इफेक्टिव करंट भी कहते हैं। आईआरएमएस का दूसरा नाम है इफेक्टिव करंट, बिकॉज लगता है कि ये करंट भले समय के साथ फ्लक्चुएट करी, बट इतनी करंट अगर हम कांस्टेंट चलाते तो हीट लॉस हो जाता, उतने हीट लॉस होता। सो दिस आईआरएमएस इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव करंट। इसलिए एक तो ये निकालने में फायदा हुआ, और दूसरा हर मेजरमेंट एसी का आपको दिया जाएगा तो आरएमएस वैल्यू दिया जाएगा, आप बताएंगे तो आरएमएस वैल्यू बताएंगे। जैसे कोई कह दिया कि एक वोल्टमीटर है, उसका रीडिंग दिया है 200 वोल्ट, वोल्टमीटर ने 200 वोल्ट नापा है, तो वो वोल्टमीटर जो रीडिंग नापा है वो कौन सा रीडिंग नापा है, तो कहेंगे आरएमएस वैल्यू नापा है। बालक अभी बात करो तो 4 नाम तुम्हारे सामने आएंगे। अभी जहां हम रुक के आपसे बातें कर रहे हैं यही डिफरेंट है डीसी से, अदरवाइज बाकी बहुत ही सिंपल। एसी में कोई जान नहीं, जो आज का क्लास है ये वाला चल रहा है और एक और क्लास, ये चीज समझ में आना चाहिए। बाकी तो सारे शॉर्टकट से सीधे आंसर लिख देंगे कोई क्वेश्चन का, इसलिए इन बातों को खूब आराम से समझिए, सुनिए, हम भी बोल रहे हैं।
कोई करंट जो हम लिखते हैं, एसी करंट जो लिख रहे हैं हम लोग, जैसे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें 4 नाम बार बार आया करेगा। 4 तरह के करंट, चार एक ही करंट बह रहा है, उसके 4 एस्पेक्ट्स बोला जाएगा। कौन कौन? इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब ये आई एट टाइम टी, तो ये आई हुए कौन? इंस्टेंटेनियस करंट। आई नॉट पीक करंट, मैक्सिमम करंट, पीक करंट। तो आई क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस करंट हो गई बालक। और आई नॉट को क्या बोला करोगे? पीक करंट। और दूसरा एक एवरेज करंट आएगा, और तीसरा और चौथा आएगा आरएमएस करंट। ये 4 नाम घूम फिर के तुम्हारे साथ आया करेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट, पीक करंट मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है, पीक करंट, एवरेज आप निकालना जानते हैं, फंक्शन का निकालेंगे हम एवरेज करंट, और आरएमएस निकाला है। तो कब कौन करंट बह रहा है, कौन सी करंट कौन नाप रही, जानना जरूरी है ना। इसलिए ये लिखने के बाद आप यहां नीचे लिखेंगे कि every AC measuring instrument always gives the value of corresponding RMS values, मतलब वाला क्या हुआ? कोई अमीटर है तो करंट नापता है, तो मीटर जो रीडिंग देगा वो करंट, बहने वाली करंट का आरएमएस बताएगा। कल को पूछेगा फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस अमीटर, तो करंट की आरएमएस वैल्यू बताएंगे। ठीक है, आरएमएस corresponding RMS values. So all given datas are always in form of their RMS values, ठीक है। तो 2 बातें यहां से भी निकलती हैं कि आरएमएस पढ़ने का फायदा है, ये इंटीग्रेशन से बचेंगे, एक बात। लेकिन एक सवाल साथ साथ ये भी उठता है बालक कि सर ये बताइए, आप ये बार बार 1 टाइम पीरियड बार बार बोल रहे हैं, आप ये क्यों बोल रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है कि आपने हमको आज़ादी दे दिया? कि ऐसा नहीं है सर कि आप आरएमएस बता दीजिए और जितना कहेंगे 1 घंटे में, 5 मिनट में, इतने सेकेंड में, तो IR² T स्मॉल t लिख दे, जितना समय दे। नो, सतर्क रहना। आरएमएस कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप कुछ कितना हूँ टाइम का लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए, ये जितने देर तक का हीट निकाला गया है उतने देर तक का आरएमएस निकाला गया है। ये बात बहुत ध्यान, ये गलती करते हैं आप लोग। इसलिए आप आरएमएस का अगर I²RT लिखना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितने देर तक का हीट निकाले हैं उतने देर तक आपको आरएमएस पता है या नहीं तो आप नहीं लिख, फिर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आपको इसके लिए ट्रिक सिखाए जाएंगे, बट इस बात को पक्का कर लीजिएगा। IR² T जो है पावर लॉस अगर लिख रहे हैं तो यू मस्ट IRMS क्या होना चाहिए? RMS फॉर T टाइम इंटरवल, T स्मॉल t पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, ध्यान रखना है। तो मैं ये बात करके छोड़ रहा हूं कि आप ये चैप्टर के इस टॉपिक, आज लेक्चर के एंड में बात बोल के जा रहा हूं आपको, क्या कि आप ये मत समझिए कि अगर आपको IRMS निकालना आ गया तो आप आज़ाद हो गए, आप ख़त्म हो गए। हम कहीं आपको ये नहीं पढ़ाए हैं कि अगर आपने किसी ऐसी, हम नहीं पढ़ाए, ध्यान दीजिए, नहीं पढ़ा रहे हैं
ये बात को ध्यान से रखिएगा। एसी करंट को डी, बहुत बच्चे से बोलते हैं सर कि अगर आरएमएस निकाले तो एसी को डीसी बदल लेंगे, ये ब्लंडर है, ऐसा नहीं होता है। आरएमएस को एसी को डीसी बदलने का ये तरीका नहीं, वो सेमीकंडक्टर में होता है, वो डिवाइस होती है, मैथमेटिकल नहीं बदल सकते आप। तो आरएमएस कोई एसी को डीसी बनाने का बहाना नहीं है सर। ये ट्रिक तभी तक लगेगा, मैं फिर 2-3 बार बोल चुका, बिकॉज ये गलती आप करोगे, इसलिए ये ट्रिक तभी तक लगेगा जब तक कि आप जितने देर तक का हीट निकालना चाहते हैं उतने देर तक का आपको आरएमएस पता हो। नहीं पता है उतनी देर तक का तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या सर कुछ और ट्रिक भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आरएमएस पे और कुछ जो यहाँ पे उलझा के छोड़ रहे हैं आपको, ये सुलझाएंगे आगे कि सर कैसे पता चलेगा कि जितना देर तक वो क्वेश्चन दिया है उतना देर तक में हम आरएमएस यूज करें या ना करें। तो उसका कुछ बातें हैं जो हम लोग करेंगे, और एक काम और करेंगे जो हमने लिखाया था ना कि सम टाइप्स ऑफ एसिड लिखा, 2-3 ग्राफ नहीं बनाया था बालक। तो अभी तो आरएमएस सिर्फ किसका कह रहे हैं हम लोग, साइन का ही कह रहे हैं ना, बस तो साइन का कर रहे हैं, बाकी वो टेढ़ा मेढ़ा था उसका भी तो पढ़ना होगा, तो भी अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक काम कर लीजिए, आप एक नोट लिख लीजिए, तब फिनिश के एक नोट लिख लीजिए आप लोग, ताकि फिर ये मिस हो जाएगा। नोट लिखिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ sin theta, average value of sin theta in one cycle, average value of sin theta in one cycle, that is क्या, 0 से 2 पाई, लेकिन that is 0 से 2 पाई तक एक साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ sin theta in one cycle is 0, जितना प्लस उतना माइनस। एवरेज वैल्यू ऑफ sin theta in one cycle is 0, and that of sin square theta, that of sin square theta is 1/2, that of sin square theta is 1/2। देखिए यहाँ से निकाला गया है, अगर I0 स्क्वायर बाई टी हटा दे इसमें से तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ही निकल जाएगा। वो आया देख रहे हैं 1/2, टी से टी कट जाएगा, टी मल्टीप्लाई था ना उसमें, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 कितना। और अगर किसी कोई बात नहीं सुन रहा तो आपको एवरेज निकालना सिखाया ना, तो घर में निकालो वाला। तो साइन थीटा का एक साइकिल में एवरेज 0 होता है, और साइन स्क्वायर दोनों प्लस प्लस हो गए, स्क्वायर हो गया, तो उसका आता है 1/2, याद रहेगा। एक लाइन लास्ट में नीचे लिखेंगे, सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर कॉस थीटा, सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइकिल पूरा कर ले तो उसमें वो चीज आ जाएगी। साइन कॉस का एक साइकिल पूरा कंप्लीट साइकिल ले लीजिए, तो साइन का कॉस का एवरेज 0 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज लीजिएगा तो 1/2 आएगा। तो याद रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।